हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के पीवाईक्यू का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो हमारे चैनल में अपलोड है, उसको आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। Which of the following traits have been introduced by right to information in the politico-administrative system? तो इनमें से कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं जिसको जो है तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा लाए गए हैं? तो कॉशन, केयर और विजिलेंस, ये तीनों ट्रेट हैं जिनको पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा लाया गया है, रेड टेपिज्म को नहीं। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड नंबर ऑप्शन होगा ए बी सी, ठीक ना। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो आया था ये 2005 में आया था। इसके द्वारा जो तो सिटीजन्स को राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन दिया गया कि वो पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। इसके द्वारा जो है तो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसको मोर केयरफुल, कॉशस और विजिलेंट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल इफ ही सी, यानी यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन बताना है कि जो लोकायुक्त या लोकायुक्त एक्ट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, जजेस होना चाहिए, या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, या तो एमिनेंट एमिनेंट पर्सन होना चाहिए। ये तीन क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ये चौथा जो नंबर आपका दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन विथ एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये नहीं है उस क्वालिफिकेशन में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड नंबर ऑप्शन होगा ए बी और सी स्टेटमेंट, ठीक। तो चेयरपर्सन ऑफ लोकायुक्त लोकपाल के जो क्वालिफिकेशन होता है वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, या तो जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, या कोई एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस। तो यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स दिए हैं, तो इनमें से कौन से ई गवर्नेंस के बेनिफिट होते हैं। इट मेक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल, तो ई गवर्नेंस के द्वारा जो है तो गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल होता है, ये ट्रू है। इट मिनिमाइज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट अफेयर्स, तो मिनिमाइज नहीं करती बल्कि जो पीपल्स का पार्टिसिपेशन है वो ई गवर्नेंस बढ़ाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट ई गवर्नेंस के बारे में नहीं है सही। इट इनकरेज ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसीज, तो ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसीज को कम करती है, इनकरेज नहीं करती, तो ये भी ई गवर्नेंस का बेनिफिट्स नहीं है। इट लोअर ट्रांजेक्शन कास्ट, तो ई गवर्नेंस के द्वारा जो तो जो ट्रांजेक्शन कास्ट है वो कम हो जाता है, तो ये सही है। इट हेल्प इन बिल्डिंग द ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, तो ये भी ई गवर्नेंस का बेनिफिट्स है। तो यहाँ पर आपका ए डी और ई जो स्टेटमेंट है वो ई गवर्नेंस के बेनिफिट्स को दिखा रहे हैं, यानी आपको फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो ई गवर्नेंस जो इम्प्लाई करता है वो फंक्शनिंग करता है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, यानी आईसीटी का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को किया जाना क्या है, ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस के द्वारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी आती है, साथ साथ सिटीजन्स को एम्पावर किया जाता है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के लिए, साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लेस करप्शन होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये सभी फायदे हैं ई गवर्नेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपोर्ट राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गुड गवर्नेंस वाज सबमिटेड बाय। तो ये जो रिपोर्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, ये किसके द्वारा सबमिट किया गया था। तो सरकारिया कमीशन के द्वारा नहीं किया गया था, पुंछी कमीशन के द्वारा नहीं किया गया था, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा भी नहीं किया गया था। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा। तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है इसने कुल टोटल जो है तो 15 रिपोर्ट सबमिट की थी। इसमें से एक रिपोर्ट थी राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, ठीक ना, जो 2006 में इसको सबमिट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज आर लॉन्च बाय करंट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वर्तमान की जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा कौन सी योजनाओं को लॉन्च किया गया है। तो इसमें से किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये तीनों योजनाओं को जो वर्तमान की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। किसान न्याय योजना को इसके द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए सी डी एन एस सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो
करेक्ट होगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो लॉन्च की गई थी ये 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो लॉन्च की गई थी ये 2016 में लॉन्च की गई थी। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो लॉन्च किया गया था ये 2022 में लॉन्च किया गया था हसन कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स बाय ऑर्डर ऑफ द लॉन्चिंग ईयर्स। यहाँ पर कुछ स्कीम्स दी हुई हैं, आपको उसको अरेंज करना है जिस ईयर्स लॉन्च की है उसके क्रम में। तो सबसे पहले लॉन्च होती है प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लॉन्च होता है। उसके बाद लॉन्च होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में लॉन्च होती है ये। फिर उसके बाद डिमोनेटाइजेशन आता है 2016 में नवंबर में। और उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट आता है यानी जीएसटी एक्ट आता है 2017 में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा डीसी ए बी यानी डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। सबसे पहले सी आता है फिर डी आएगा फिर ए आएगा फिर बी, ठीक है। तो आपका सी डी ए बी जो है तो करेक्ट है। स्कीम और डेट ऑफ लॉन्च देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। डिमोनेटाइजेशन जो है ये 8 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो आया था आपका वो 1 जुलाई 2017 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वाज लॉन्च। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अभी हमने देखा 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक ना। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये इंप्रूव करना था सेक्स रेशियो को सोसाइटल चेंज के द्वारा। इसको लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत अभियान वाज लॉन्च्ड ऑन। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था? ये 12 मई 2020 में लॉन्च किया गया था, ठीक ना। तो 12 मई 2020 में इस योजना को लॉन्च किया था गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो इंडिया है वो सेल्फ रिलायंट बन सके। इसको जो तो लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसमें जो तो 20 लाख का इकोनॉमिक्स पैकेज की बात की गई थी कंट्री को, क्योंकि उस समय जो तो पैंडेमिक चल रहा था इसलिए ये सपोर्ट दिया गया था। इसमें 5 कंपोनेंट को फोकस किया गया था इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड्स। इसको जो तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जो तो लागू किया था ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया के लिए, ताकि वो सेल्फ सस्टेन और सेल्फ जनरेटिंग हो सके, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट प्रोग्राम इन एन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, आपको किस वर्ष में लॉन्च हुए हैं उसके रूप में असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। तो सबसे पहले इंदिरा आवास योजना आती है 1985-86 में। उसके बाद आता है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आता है सन 2000 में। इसके बाद आपका आता है अटल पेंशन योजना 2015 में मई में। और फिर दीनदयाल उपाध्याय योजना आपका भी आता है 2015 अगस्त में, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले होगा आपका बी नंबर, फिर उसके बाद होगा आपका ए नंबर बी ए, फिर उसके बाद डी सी बी ए डी सी, यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में आती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो 25 दिसंबर 2000 में आती है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च किया जाता है। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है 25 जुलाई 2015 को लॉन्च किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।